तो राम राम जी सभी लोगों को। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा ऑफ योर मुकुल भैया। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं वन शॉट के बारे में। ठीक है, वन शॉट किसका रहने वाला है? ये रहने वाला है हिंदी मीडियम क्लास 10th का रहने वाला है। साइंस, इसका जो पोर्शन है, साइंस के 3 पोर्शन होते हैं। पहला होता है आपका केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद आता है आपका बायोलॉजी का, फिर उसके बाद आपका आता है फिजिक्स का। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है केमिस्ट्री का पहला पोर्शन। केमिस्ट्री का पहला पोर्शन में पहले चैप्टर का नाम क्या मुकुल भैया? पहले चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हिंदी में यदि हम बात करें, क्योंकि हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में ऑब्वियसली बात है, हिंदी में ही बात होगी, हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो है आपकी, है ना, रासायनिक अभिक्रिया जो है आपकी, उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये जो लेक्चर है इसका जो ड्यूरेशन रहेगी 1 घंटे से पहले की रखने चाहेंगे हम वैसे। ठीक है, 1 घंटे से पहले इस लेक्चर को पूरा का पूरा फिनिश करना चाहेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर ये 1 घंटे से पहले फिनिश नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है, फिर वैसे पूरी कोशिश रहेगी 1 घंटे से पहले फिनिश करने की इसको। ठीक है, अब इसके 3 पोर्शन रहने वाले इस लेक्चर के। इस लेक्चर के 3 पोर्शन मुकुल भैया कैसे रहने वाले ये बताइए। आज की जो वीडियो का जो पोर्शन रहने वाला है वो रहने वाला है थ्योरिकल। थ्योरिकल का मतलब इसमें कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जो कि इसके अंदर से ही पूछे गए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट में से पूछे गए। और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जो पीवाईक्यू होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट जो अगला पार्ट आएगा ना उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं अति 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो वो लोग बोलते हैं ना पेपर बना दो, पेपर बना के नहीं पेपर बना के नहीं छाप या फाड़ दो। ठीक है, जो कहते हैं पेपर लीक बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो पेपर लीक जो करेंगे ना वो करेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले पेपर लीक करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में थ्योरिकल लेक्चर एंजॉय कीजिए। थ्योरिकल लेक्चर को एकदम आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसा आप घर पर पढ़ते होगे या फिर जैसा कि आप एक जैसा कि आपने अब तक वैसे तो पढ़ लिया होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मेरे साथ पढ़ोगे तो और भी इंजॉय करके नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही लेक्चर को बोरिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, और सीरियसली तो बिल्कुल वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सीरियसली तो बिल्कुल वैसे भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि सीरियसली पढ़ोगे तो क्या होगा, सीरियसली पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है लेक्चर तो खराब होगा ही और साथ ही साथ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम थोड़ी मस्ती, थोड़ा इंजॉयमेंट ऐसे करके हम लेक्चर को कवर करेंगे। अब इसका जो पोर्शन आता है ये रहता है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसे है सबसे पहले वो देखते हैं हम। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन को देखते हैं सबसे पहले। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई केमिकल सब्सटेंस जो होता है, कोई रासायनिक पदार्थ जो होता है, वो किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है उसमें। ठीक है, किसका होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण कैसे होता है मुकुल भैया? नए पदार्थ का निर्माण बेटा ऐसे होता है जैसे कि हमने दूध लिया। ठीक है, दूध देखा, दूध दूध में क्या करते हैं हम नींबू को डाल देते हैं। ठीक है, नींबू के रस को निचोड़ दिया दूध में। ठीक है, 2 बूंद डाल दो, 4 बूंद डालो, 5 बूंद डालो, जितनी डालनी है उतनी डाल दो। ठीक है, डालने के बाद में उसमें आप एक अवच्छेद का निर्माण देखोगे। ठीक है, अवच्छेद का मतलब क्या होता है मुकुल भैया? अवच्छेद का मतलब होता है, अवच्छेद का मतलब होता है अविलय ठोस। ठीक है, अविलय ठोस होता है जो कि मतलब घुलता नहीं है, पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, जैसे कि पनीर हो गया आपका। ठीक है, जो दूध में आपने नींबू को डाला, नींबू के रस को डाला, उससे दूध क्या हो गया? फट गया। दूध फट करके क्या हो गया? पानी अलग और पनीर अलग। ठीक है, जो दूध फट जाता है ना उसमें से जो अलग होता है वो होता है पनीर बनता है उसका। ठीक है, उसको पनीर को निचोड़ करके अलग से निकालो। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन से? सबसे पहले ये देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 ही तो तत्व थे। कौन कौन से थे? पहला था दूध था आपका, सेकंड नंबर पे आता था आपका नींबू का रस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा तत्व बना? क्या बना? पनीर बन करके तैयार हुआ ना, पनीर बन करके तैयार हुआ ना। तो हम रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके आपस में अभिक्रिया कर करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तब होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो वहां पर क्या हो गई थी आपकी? वहां पर हो गई थी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन क्या करिए? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे गुणधर्म जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में यदि हम बात कर सकें तो इसकी डेफिनेशन एक तो ये वाली हो जाएगी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। भाई, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तत्व कौन से? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला तत्व होता है वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका?
अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला होता है उत्पाद, और अभिक्रिया के पहले होता है आपका अभिकारक। ठीक है, अभिकारक में दो तत्वों ने भाग लिया था, एक लिया आपका दूध ने, एक लिया था आपने नींबू का रस ने। अब नींबू का रस और दूध के गुण थे अलग, नींबू था भाई खट्टा, दूध था भाई अलग तरीके का। ठीक है, जो बन करके तैयार हुआ भाई पनीर, वो अलग गुणधर्म वाले पदार्थ हो गए, ना तो वो दूध से मैच खा रहा है ना वो नींबू से मैच खा रहा, तो वो अलग ही बन करके तैयार हो गया। तो इसमें हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर के अभिक्रिया करते हैं तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये हमने लिख दी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये हमने लिख दी इसकी डेफिनेशन। अब मुकुल भैया एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो कोई। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दो। ठीक है, एक अच्छा सा, एक अच्छा का कह दो, एक एग्जाम्पल दो अच्छा सा। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं यदि बात करूं तो एग्जाम्पल आप मान लो कि जब हम किसी भी मैग्नीशियम के तार का दहन करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के तार को आपने देखा होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का तार का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो होता है चांदी के समान होता है। ठीक है, चांदी के समान श्वेत होता है जो मैग्नीशियम तार जो होता है। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को या फिर Mg को वायु की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें किस चीज का निर्माण, किस चीज की प्राप्ति होती है, हमें प्राप्ति होती है MgO, या फिर जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के में भाग लेने वाले तत्व कौन से, ठीक है, ये वाली साइड कहलाएगी आपकी अभिकारक, जिसने अभिक्रिया में भाग लिया वो कहलाएगी आपकी अभिकारक, ये कहलाएगी आपकी उत्पाद। ठीक है, ये कहलाएगी आपकी उत्पाद। तो ये जो चीज थी जिसने भाग लिया था वो क्या थी, वो थी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जल रही है तो किसका निर्माण कर रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रही है, साथ ही साथ क्या बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। ऊष्मा के साथ साथ क्या निकल रहा है, प्रकाश बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, प्रकाश बाहर निकला है। भाई किसी भी टेम्परेचर पर जलेगी तो सही, किसी भी टेम्परेचर पर मैग्नीशियम के तार को जलाएंगे ना तो उसका एक टेम्परेचर तो रहेगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में पानी उबलने लग जाता है, उसी प्रकार इसका कोई टेम्परेचर रहेगा, उसमें कोई ऊष्मा दी जाएगी, ऊष्मा दी जाएगी भाई, इसको जलाएंगे, ऊष्मा दी जाएगी, तभी आकर के मैग्नीशियम का तार जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। और जलने के बाद में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं जलने के बाद में प्रकाश ना छोड़ती हो। कागज को भी जलाएंगे ना, कागज को भी ऊष्मा देंगे तो वो भी कुछ ना कुछ प्रकाश छोड़ेगा, या फिर प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, प्रकाश क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, मैग्नीशियम की बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। ठीक है मुकुल भैया, कोई बात नहीं। मैग्नीशियम जो थी वो कैसे कलर की थी, मैग्नीशियम का जो तार था कैसे कलर का था, वो था चांदी के समान श्वेत, चांदी के समान श्वेत। ठीक है, या फिर चांदी के समान मान लो, चांदी के समान श्वेत था। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनी थी वो क्या था, सफेद चूर्ण। ठीक है, कुछ ना था भैया, सफेद चूर्ण था। चूर्ण का मतलब सफेद सी राख थी। ठीक है, व्हाइट कलर की क्या था, व्हाइट कलर का पाउडर था जो कहलाया सफेद मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाया। ठीक है, वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये यहाँ पर इस प्रक्रिया में हुई। अब ये बताओ तुम कि इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया कर रहा था तो वही मैग्नीशियम बनेगा, ऑक्सीजन अलग रही नहीं रहेगी ना, दोनों मिक्स होकर के नए पदार्थ का निर्माण हो गया ना। तो जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, या फिर दो पदार्थ, ठीक है, दो पदार्थ या दो से अधिक भी ले सकते हैं, दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं,
वो कहलाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर होगी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात कर लें कि अभिकारक कैसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। अभिकारक यहाँ पर कौन कौन से थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मुकुल भैया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते थे। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते थे। उत्पाद क्या था, उत्पाद उत्पाद वो था जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा था। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीज बनकर प्राप्त हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर के प्राप्त हुई, ये कहलाएगा आपका उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं या फलस्वरूप बनते हैं वो कहलाएंगे आपके, दैट मीन्स वो क्या चीज कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी रिएक्टेंट, या फिर जिसको बोलते हैं जो वो जो चीज बनकर प्राप्त हुई वो कहलाएगी आपके प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इसको करते हैं एकदम से क्लीन। ठीक है, रफ करते हैं। रफ करने से पहले मैं एक बार इसको और समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया की हमने दो डेफिनेशन दी थी। एक ही ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके अंतःक्रिया करेंगे। ठीक है, या फिर आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, वो कहलाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। फिर उसके बाद हमने देखा था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या देखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का दहन। ठीक है, मैग्नीशियम का जो तार था उसका दहन देखा था। ठीक है, मैग्नीशियम के तार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें। ठीक है, हिंदी में अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो देती है, साथ ही साथ ऊष्मा लगेगी कुछ। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे जलाओगे या फिर किसी भी लौ के साथ में उसको जलाओगे। ठीक है, किसी भी ऊष्मा के साथ में उसको जलाओगे। साथ ही साथ जब कोई भी चीज जलती है तो प्रकाश उत्पन्न करती है, तो साथ ही साथ क्या निकालेगी, प्रकाश निकालेगी। प्रकाश तो निकालेगी, साथ ही साथ ये कैसी जलेगी, फुलझड़ी की आकार की जलेगी। कैसे जलेगी, फुलझड़ी जैसे जलती है ना, फुलझड़ी जलती हुई देखी होगी आपने, फुलझड़ी नुमा जलती है। ठीक है, साथ ही साथ में कैसी जलती है, फुलझड़ी के समान जलती है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि अभिकारक किससे कहते हैं। अभिकारक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद की बात करते हैं, उत्पाद बोलते कैसे हैं, उत्पाद कैसे कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज बनती है उसको बोलते हैं उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो अब हमने उसको साफ कर दिया। अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। यहाँ पर यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट जो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण में, जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे रहेगा, अवस्था में परिवर्तन ऐसे रहेगा कि जैसे यदि कोई भी वस्तु है वो ठोस है तो द्रव्य में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, गैस है तो सीधी ठोस में कन्वर्ट भी हो सकती है। ठीक है, या फिर ठोस से सीधी गैस में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि कपूर। कपूर को सीधे जलाएंगे तो ठोस से किस में कन्वर्ट होगा, सीधे गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। दूसरा होता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो उसका पहले कलर कुछ और होता है, जलाने के पश्चात कुछ कलर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, या फिर किसी भी दो तत्व को हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद में उसका कलर कुछ और होता है। ठीक है, मिलाने से पहले कुछ और कलर के होते हैं, मिलाने के पश्चात कुछ और कलर के हो जाते हैं, तो वहां पर काम आएगा आपका रंग में परिवर्तन। ठीक है, और तीसरे नंबर आज का आपका गैस का निष्कासन।
ठीक है। गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन में क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज के साथ में हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है या फिर क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है, कोई ना कोई सी गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो वहां पर काम आता है वहां पर काम आता है गैस का निष्कासन। ठीक है। चौथे नंबर पे आपका आता है तापमान में परिवर्तन। चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। 5 पर आपका आता है अवक्षेप का निर्माण। ठीक है। अवक्षेप के निर्माण की यदि हम बात करें तो अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप होता है आपका अविलय ठोस। ठीक है। अवक्षेप का निर्माण की यदि हम बात करें तो अवक्षेप का निर्माण होता है अविलय ठोस के नाम से जानते हैं अवक्षेप को। ठीक है। इन पांचों से होगा क्या मुकुल भैया, इन पांचों चीज जो आपने लिखाई है इनसे होगा क्या, ये हमारे कहाँ काम आएंगी, ये उस जगह काम आएंगी जहां पर ये इनमें से कोई सी भी चीज हो रही होगी ना, तो ये समझ जाना कि वहां पर कोई रासायनिक विक्रिया हुई है। अगर अवस्था में परिवर्तन हो गया है ना, तो समझ जाना कि रासायनिक विक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन हो गया, समझ जाना रासायनिक विक्रिया हुई है। गैस का निष्कर्षण हुआ, समझ जाना रासायनिक विक्रिया हुई है। तापमान में परिवर्तन हुआ, समझ जाना रासायनिक विक्रिया हुई है। अवक्षेप का निर्माण हुआ तो समझ जाना रासायनिक विक्रिया हुई। अवक्षेप का निर्माण कैसे होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था, दूध में नींबू का रस डाल दो। ठीक है, तो वो वहां पर अवक्षेप अविलय ठोस का निर्माण हो जाता है। भाई पनीर जो होता है, पानी अलग हो जाता है, पनीर अलग हो जाता है ना, क्योंकि उस पानी में घुल जाता है, वो पनीर नहीं घुलता ना, नहीं घुलता ना, तो वो जो है वो है अवक्षेप। वहां पर हुआ आपका अवक्षेप का निर्माण, और वो पानी में नहीं घुलता, वो होता अविलय ठोस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पहली बात तो ये वन शॉट है। वन शॉट का मतलब ये होता है कि पूरा लेक्चर एक ही क्लास में खत्म करते हैं। अब वही मैं डिटेल में समझाने को बैठूंगा तो डिटेल में और भी लेक्चर डाल रखे मैंने, उनको देख लो, डिटेल में पढ़ना है तो। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो फिर पूरी साल क्या क्या गया तो पूरी साल। ठीक है, अभी फिलहाल इतना है कि इन नोट्सों को पढ़ लो, जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ उनको लिखो, पढ़ करके नहीं आ क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगा करके नहीं आ सीधे एग्जाम में लिख करके आ जाओ। ठीक है, और पास हो जाओगे आराम से। ठीक है, इसलिए ये वन शॉट है। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है आपका, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, कि रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उनको प्रदर्शित करना है कि भाई कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है आपका रासायनिक समीकरण द्वारा, एक होता है आपका शब्द समीकरण द्वारा। ठीक है, शब्द समीकरण द्वारा कैसे कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं किसे, सबसे पहले तो उन्हें समझो। ठीक है, ऐसी समीकरण जिसको शब्दों के रूप में लिखते हैं वो कहलाती है आपकी शब्द समीकरण, और ऐसी समीकरण जिसको उनके प्रतीकों के शब्दों के जो प्रतीक होते हैं उनके उनके रूप में लिखते हैं तो वो कहलाती है आपकी रासायनिक समीकरण। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें तो शब्द समीकरण में जिंक की बात करते हैं, तो जिंक क्या था, एक शब्द था। ठीक है, उसका हमने शब्द उठा लिया, जिंक के तत्व का शब्द उठा लिया, उसको हिंदी में कहते हैं जिंक, भाई वो उठा लिया हमने, और क्या है, फिर उसके बाद में हमने डाल दिया इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। भाई जैसे ही हमने जिंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो ये इसने रिएक्ट कर करके किसका निर्माण कर दिया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी, जिंक सल्फेट का निर्माण कर दिया इसने। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन थे, अभिकारक कौन थे, अभिकारक कैसे कहते हैं, अभिकारक उसे ही तो कहते हैं, अभी डेफिनेशन लिखाई थी बबुआ, अभिकारक उससे बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन है, दो, कौन सा, पहला जिंक, दूसरा कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल, और तत्पश्चात या फिर उसके फलस्वरूप जो चीज बनती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो चीज बनकर तैयार हुई, जिंक सल्फेट बन करके तैयार हुई। भाई जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा, हाइड्रोजन को जैसे ही उसने बाहर फेंका तो उसकी जगह जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, और ये कहलाएगा आपका उत्पाद जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बन करके आपका तैयार हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट रेडी है आपका सेल करने के लिए, आप इसको आप मार्केट में उतार सकते हो और बेच सकते हो। ठीक है, तो ये बन करके तैयार हो गया, ये कहलाएगा आपका LHS, जो अभिक्रिया भाग लेते हैं वो क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक कहलाएगा आपका LHS, और उत्पाद कहलाएगा आपका RHS। ठीक है भाई, क्लियर, शब्द समीकरण क्लियर, जो शब्दों के रूप में लिखते हैं वो शब्द समीकरण, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। सेकंड नंबर पे आके आपकी रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते किसे, जिसमें हम शब्दों के जो प्रतीक होते हैं ना उनके रूप में लिखते हैं, वो कहलाती है आपकी रासायनिक समीकरण। कैसे लिखते हैं, जिंक की हमने बात करी, जिंक ली और क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हमने, भाई जिंक लिख दी हमने Zn, जिंक का प्रतीक क्या था, Zn, Zn हमने लिख दी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, सिंपल सी बात, H2SO4 हमने लिख दी।
भाई जिंक SO4 के साथ में रिएक्शन करके नहीं है, ZnSO4 का निर्माण कर लिया, जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यदि इसको हम शब्दों के फॉर्मेट में लिख देंगे तो शब्द समीकरण कहलाएगी, और प्रतीकों के फॉर्मेट में लिख देंगे या फिर उनके एलिमेंट के रूप में लिख देंगे तो वो कहलाएगी आपकी ये रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, हाँ रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं रासायनिक समीकरण की, जो प्योर वाली डेफिनेशन जो आपकी बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखते हैं। एनसीईआरटी की भाई हमारी जो डेफिनेशन थी, हमारी डेफिनेशन ये थी कि किसी भी शब्द के जो तत्व होते हैं, उनके किसी भी तत्व के जो प्रतीक होते हैं उनके रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में क्या चीज दे रखी है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है रासायनिक समीकरण द्वारा क्या है, प्रदर्शित की जाती है, निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उसके और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों और उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ में लिखा जाता है। हम क्या यहाँ पर गलत बता रहे हैं? हम क्या यहाँ पर गलत बता रहे थे? ये चीज तो हम बता रहे थे बबुआ। बस बात ये है कि एनसीईआरटी को घुमाने की आदत है और हमको सीधी डायरेक्ट, जैसे कि वो होता है ना, जैसे वॉर करने जाते हैं, लड़ाई करने जाते हैं। ठीक है, वैसे दुश्मन को पीछे से घेर के मारो या आगे से घेर के मारो, भाई मानना तो तय है। ठीक है, मानना तो तय है। तो जिस जगह से सरल लगे उस जगह से मारोगे तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी मर जाएगा। और भाई सामने से जाओगे है ना, कोई लॉन्ग रास्ते से जाओगे तो और भी देर लग सकती है मारने। तो ये जो है, ये है लॉन्ग मेथड। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग मेथड, जिसमें दिमाग का क्या हो जाता है, दही हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते क्या होता है, दिमाग का दही होता है। इसलिए शॉर्ट डेफिनेशन पे चलो, शॉर्ट पे चलो। ठीक है, ना कि लॉन्ग पे चलो। ठीक है, शॉर्ट पे चलो। शॉर्ट से क्या हुआ कि जैसे रील देखते हैं ना, रील जैसे कि आपने एक लेक्चर देखा हुआ। ठीक है, जैसे कि अब हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो 1 घंटे के जो लेक्चर होते हैं ना, जो 1 1 घंटे के लेक्चर होते हैं, टोटल 7 लेक्चर होते हैं चैप्टर नंबर 1 के। टोटल यदि लेक्चर के अगर हम हावर्स की भी बात करें, घंटों की बात करें, तो 7 घंटे का लेक्चर होता है पूरा पूरा। 7 घंटे में पूरी खत्म। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 घंटे में खत्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, हम तो जो शॉर्ट वाला मेथड होता है वो होता तो टफ है लेकिन होता आसान है। होता टफ है लेकिन होता आसान है। आसान कैसे होता है कि उसमें चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं 1 घंटे के लेक्चर में जो कुछ ही पढ़ाऊंगा उसको लिख करके याद करके अच्छे से चले जाऊँ। और वहाँ पर जो 7 घंटे में पढ़ा है वो पढ़ा है मैंने डिटेल में। तो यहाँ पर पढ़ाऊँ मैं, यहाँ पर चीज़ें वही पढ़ा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रिवीजन के तौर पे चल रही है। ठीक है, वही मेथड है यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अभिक्रिया और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों और उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखते हैं। भाई भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब, भौतिक अवस्था वही चीज आ गई जो हमने पढ़ी थी। भौतिक अवस्था का मतलब है या तो उसके आकार द्रव के रूप में है ना, आकार आयतन के रूप में होगा, है ना। आकार का मतलब होता है कि द्रव हो, ठोस हो, गैस हो। ठीक है, इनके रूप में होता है। ठीक है, जैसे कि जेडन की हम बात करें, जेडन किसके रूप में, ठोस सॉलिड के रूप में होता है। ठीक है, H2SO4 किसके रूप में, लिक्विड के रूप में होता है। ZnSO4 किसके रूप में मिलेगा, एक्वस के रूप में मिलेगा। ठीक है, एक्वस होता है जलीय विलयन। ठीक है, हाइड्रोजन किसके रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। ठीक है, उसके ऊपर लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। तीर के निशान के ऊपर या तो यहाँ इंगित करा जाएगा, इंगित का मतलब दर्शाया जाएगा, या फिर यहाँ। ठीक है, या तो ऊपर लिख दो या नीचे, तो कहीं भी लिख दो। ठीक है, ये रही इसकी पूरी की पूरी किताब की डेफिनेशन जो हमने लिखाई थी, वो ये रही डेफिनेशन। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो रासायनिक तत्व होते हैं उनके प्रतीक जो होते हैं, ठीक है, उनको उठा लो और लिख दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम इसको करते हैं रफ। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करते हैं हम। केमिकल रिएक्शन जो होती है ना वो हमने पढ़ ली। रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं वो चीज भी हमने पढ़ ली। शब्द समीकरण के बारे में पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण के बारे में भी हमने पढ़ लिया, लेकिन उनको संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, उस चीज के बारे में तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, पढ़ाई नहीं है उसके बारे में, तो अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेगा अपन। ठीक है, अब हम उससे पहले एक चीज के बारे में देखते हैं जो कि 9th क्लास का आपका टॉपिक है। 9th क्लास का टॉपिक कौन सा है आपका, आपने पढ़ा हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखते हैं।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इस मार्कर को जला दो, ठीक है, कुछ ना कुछ कर दो, ठीक है, इसको जला दो, करा दो, कुछ ना कुछ कर, जलाओगे तो राख बनेगी। भाई राख के अंदर भी तो द्रव्यमान है, इसके अंदर जो द्रव्यमान है वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहीं जाएगा नहीं जाएगा ना। अगर हम बात करें इसका जो मटेरियल है, किस मटेरियल से बना है, तो ये है प्लास्टिक से बना हुआ। इसको पिघला करके प्लास्टिक की दूसरी आकृति दी जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान है दूसरी आकृति में चेंज हो गया, इसके द्रव्यमान नष्ट हुआ। अब इसको जला देंगे तो राख में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके द्रव्यमान नष्ट हुआ नहीं हुआ ना, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब हम नष्ट ही नहीं करेंगे तो होगा क्या इसका, इसमें क्या होता है कि एक रूप से इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। वो कहलाता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। देखो, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या करिए, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। देखो ये कह रहे हैं इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। ठीक है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, इस मार्कर को पिघला करके इसकी दूसरी शेप दी जा सकती है। ठीक है, राख जो है उसको कुछ कहीं ना कहीं तो कर ही देंगे, कुछ ना कुछ तो काम आएगी स्पेशली की। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, इसलिए हम किसी भी रासायनिक विक्रिया को संतुलित करते समय ये बेहद ध्यान रखते हैं कि अभिकारक के जो द्रव्यमान है वो बराबर होना चाहिए उत्पाद के द्रव्यमान का। यहाँ पर अभिकारक के द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है, उत्पाद के द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है, जो उनकी परमाणु संख्या होती है ना वही होता है उनका द्रव्यमान। जैसे कि हाइड्रोजन की होती है, हाइड्रोजन की यदि हम मानूं, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन में H2 होती है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा ना, द्रव्यमान होगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ पे जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, परमाणु संख्या बोलते हैं, परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। तो उत्पाद के परमाणुओं को, परमाणु की जो संख्या रहती है वो बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए अभिकारक के, अभिकारक के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है, ये चीज होगी। ये चीज कैसे होगी भाई, ये पा के पीछे ये जीरो लग रहा है इसका मतलब परमाणु। ठीक है, और सा के पीछे जीरो लगे इसका मतलब संख्या। भाई इतनी चीज तो आती है, इतनी चीज तो आनी चाहिए, इतनी चीज तो बेसिक सी बात है भाई, ये तो आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। तो अभिकारक की जो परमाणु संख्या वो बराबर होनी चाहिए उत्पाद के परमाणु की संख्या के। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ रखा है।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे ये कह रहा है कि ना तो हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को नष्ट कर सकते, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करते समय उसके अभिकारक के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद के परमाणु की संख्या के। दैट्स क्लियर, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा भाई, नेक्स्ट टॉपिक वही रहने वाला है। केमिकल रिएक्शन को संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, और हम बताएंगे कैसे बैलेंस होती है, ठीक है। एक नंबर का पेपर में एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये कहलाएगी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण जो डेफिनेशन है वो यही कहलाएगी। संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी परमाणु की किसी भी उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, किसी भी अभिकारक के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद के परमाणु की संख्या की। ये कहलाएगी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे बोलते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब देखो, जो केमिकल रिएक्शन हमने ली थी, ठीक है, किस में ली थी? शब्द समीकरण में ली थी, रासायनिक समीकरण में ली थी। हम सबसे पहले उसी को बैलेंस करते हैं, ठीक है, उसी को बैलेंस करके देखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। हमने समीकरण जो ली थी वो क्या ली थी? सबको पता है? नहीं पता है, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए? पेपर में क्या हल होगा? पेपर में क्या होगा भाई तुम्हारे, इतनी जल्दी भूल गए तो? सबसे पहले ली थी हमने जिंक, जिंक पे डाला था हमने H2SO4 जिसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे ही हमने जिंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला, उसने रिएक्ट करके किसका निर्माण किया? ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का निर्माण किया, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस का क्या किया? निष्कासन किया। हाइड्रोजन गैस क्या निकाली? बाहर निकाली। अब इसको हमें ये चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है, ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। सिंपल सी बात, देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर एक एक तत्व जो दे रखा है ना सबको उठा लो, एक एक तत्व जो दे रखा है सबको उठा लो। सबरे में से कौन कौन से तत्व में? सबसे पहले Zn, जिंक दे रखा, जिंक उठा लिया। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने उठा लिया। फिर उसके बाद में सल्फर, सल्फर क्या है? ये रही जो सल्फर है, ये रही सल्फर, सल्फर को उठा लिया। फिर उसके बाद में क्या? ऑक्सीजन। फिर क्या है? ऑक्सीजन। अब इसकी ऐसे करके सारणी बना ली, क्या बना ली? सारणी बना ली, ठीक है, सारणी बनानी है इसकी। ऐसे करके हमने क्या बना ली? सारणी बना ली। यहाँ पर लिखने हैं आपको तत्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट। यहाँ पे बोलते हैं आपको LHS, यहाँ पर लिखना है आपको RHS। RHS का मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। RHS का मतलब ये वाला राइट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाला, ठीक है। Zn की संख्या देखते हैं, LHS में कितने जिंक है? एक। जिंक की परमाणु संख्या कितनी है? एक, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं होता, एक अकेला खड़ा है, ठीक है। एक कितनी है? एक। कितनी है? एक। अभिक्रिया के फलस्वरूप देखते हैं, RHS में कितनी है Zn? एक। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितनी है? दो। कितनी है? दो। हाइड्रोजन कितनी है? दो। सल्फर की बात करें, सल्फर कितनी है? ये रही, अकेली है, अकेली। कितनी है? अकेली, एक, ठीक है, एक। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी है? चार। ऑक्सीजन कितनी है? चार। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? चार। तो यहाँ पर भी चार, यहाँ पर भी चार। ये भाई एक एक बराबर है, दो दो बराबर है, एक एक बराबर है, चार चार बराबर है, ठीक है। LHS अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है। LHS बराबर है किसके? RHS के। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS जो है आपका, LHS जो है आपका बबुआ, वो बराबर है RHS के, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे होगी केमिकल रिएक्शन बैलेंस। और आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने, ठीक है। अब हम चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, और उसके बाद में हम चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली यदि हम देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, ठीक है, वो होती है आपकी बेसिकली चार प्रकार की होती है, ठीक है। चार के अंडर ही जो आगे सारी जो आती है ना, वो चार के अंडर ही आती है, और उसके बाद में एक और होती है, पांच प्रकार की होती है वैसे, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं।
अब देखो, हमने यहाँ पे डेफिनेशन, हमने यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन के क्या लिख दिए, प्रकार लिख दिए। पहली है रसंयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन, तीसरी है विस्थापन, चौथी है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इनको एक ऐसे मेथड से समझा दूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, ऐसे मेथड से समझा दूंगा। ठीक है, जिंदगी भर याद रखो चैनल को, एग्जाम तक तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, ये जो है संयोजन अभिक्रिया से उठा करके और द्विविस्थापन अभिक्रिया पर समाप्त कर करके, ठीक है, एक स्टोरी चलेगी पूरे उसमें। ठीक है, स्टोरी में क्या होता है कि स्टोरी में होता है एक लड़का होता है, एक छोकरा होता है, एक लौंडा होता है। ठीक है, अच्छा सा, ये रहा तुम्हारा, इसके यू बाल खड़े हैं, और प्लस में एक होती है छुरी, ये वाली, ये दांत दिखा रही है अपने, ऐसे करके इसके बाल उड़े हुए हैं। ठीक है, ये होता है छोरा, ये होती है छोरी। कौन है ये? छोरा, ये छोरी। ठीक है, देखो छोरा छोरी। अब क्या हुआ कि इन दोनों की एक दिन क्या हुआ, इन दोनों की क्या हुई, मुलाकात। ठीक है, मुक्कालात नहीं मुलाकात। ठीक है, मुक्कालात नहीं मुलाकात। ठीक है, मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में, ठीक है, अब इसने कह दिया अपने घर पर, ठीक है, कि मैं अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, इसने कह दिया, खाने पीने सब छोड़ दिया। सेम ऐसी कंडीशन इसकी थी। ठीक है, सेम इसी की भी कंडीशन क्या थी, ऐसी की थी, सेम टू सेम कंडीशन थी, है ना, शादी करूंगी तो उससे करूंगी, नहीं तो खाने पीने छोड़ दिया। ठीक है, सेम टू सेम था, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। ठीक है, शादी कर ली। यहाँ पर देखो, इसने और इसने, ठीक है, क्या कर लिया इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, क्या कर लिया इन्होंने, शादी कर ली। शादी करने के बाद में क्या हुआ यहाँ पर, अब देखो आगे देखो। शादी कर ली। ठीक है, तो शादी तो कर ली ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं, ठीक है, मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ का निर्माण कैसे करते हैं, देखो, सबसे पहले ये कैसे थे, ऐसे, कैसे थे, ऐसे। ठीक है, ऐसे थे ये। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने पहले ये क्या थे, दोनों क्या थे, अलग अलग थे, अलग अलग थे। अलग अलग होने के बाद में क्या कर लिया इन्होंने, फिर अलग अलग थे, अलग अलग होने के बाद में क्या कर लिया इन्होंने, इन्होंने कर लिया शादी कर ली इन्होंने, कैसे की, ऐसे की। ठीक है, ऐसे करके नहीं है, ये क्या होगा, कर लिया, ये एक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पहले क्या थे, पहले थे इसके, पहले ये थे, पहले ये कुआरा था, ये कुआरी। ठीक है ना, कुआरा कुआरी थी, है ना। फिर उसके बाद में क्या कर लिया इन्होंने, शादी कर ली। ठीक है, शादी करने के बाद में ये होगा एक। ठीक है, तो दो तत्व जब आपस में मिलते हैं, समझ रहे हो, दो तत्व जब आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाएगा कि संयोजन अभिक्रिया। वाह वाह, तालियां तालियां। टॉपिक समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से आया, समझ में नहीं आया, देखो, ये था सबसे पहले छोरा। ठीक है, ये भी कुआरा था, ये थी छोरी, ये भी कुआरी थी। ठीक है, दोनों कुआरे थे, ये दोनों मिले, मिले, है ना। मिलने के बाद में क्या हो गया, उन्होंने जो होता है वो हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इन दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। ठीक है, शादी करने के बाद में क्या हुआ, ये दोनों पहले थे कैसे थे, अलग थे, शादी के बाद में क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो यानी कि दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, तो दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो कहलाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया, वो कहलाती है आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, संयोजन का मतलब यही तो होता है भाई, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तत्व जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ करके एक नए तत्व का निर्माण करेंगे, वो कहलाएगा कि संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो कहलाएगा आपकी संयोजन अभिक्रिया। वो क्या कहलाएगा? आपकी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर है? हैं? कहानी का फर्स्ट पार्ट खत्म। पहला पार्ट क्या हुआ? कहानी का खत्म हुआ। ठीक है, अब इनकी यहाँ पर क्या आता है? इनके यहाँ पर एक भयानक सा मोड़ आता है। ठीक है, अब इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, शादी करने के बाद में इनके यहाँ पर क्या हुआ? झगड़ा होने लगा। ठीक है, लड़ाई होने लग गई। ठीक है, ये लड़ने लग गए एक दूसरे से। तो लास्ट में क्या हुआ यहाँ पर देखो आगे आगे क्या हुआ, आगे की इस कहानी में क्या हुआ। देखो, ये खूब बढ़िया तरीके से रह रहे थे। ठीक है, रहने के बाद में क्या हुआ? इन दोनों में क्या हो गई? लड़ाई होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्या हुआ? लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। और लड़ाई होने के बाद में, ठीक है, लड़ाई होने के बाद में पहले कैसे थे? शादीशुदा थे, शादी कर ली, शादीशुदा हुआ। ठीक है, लड़ाई होने के बाद में क्या हुआ? क्या हुआ? दिमाग की बत्ती जो थी इनकी बुझ गई। ठीक है, दिमाग की बत्ती बुझने का मतलब लड़ाई होने लगी। ठीक है, इसने इसकी खोपड़ी फोड़ दी, इसने इसकी खोपड़ी फोड़ दी। ठीक है, दोनों गए वकील साहब के पास। ठीक है, वकील साहब के पास गए कि वकील साहब आप एक काम करो, हमारा डिवोर्स करा दो। ठीक है, हमारा डिवोर्स का, हमारे भाई कट्टी ना बन रही, हमारी तो कत्ती ना बन रही, मैं जा जानते मार दूंगी, नहीं तो ये मुँह जानते मार दो। ठीक है, इनमें ये प्रॉब्लम होने लग गई थी। ठीक है, ऐसी नौबत आ गई, ये कहने लग गया कि चली जा नहीं तो ईंट मार दूंगा। ठीक है, चली जा नहीं तो ईंट मार दूंगा। ठीक है, इसने कहा था ये से, और इसने कहा था ये से कि ना आजा तेरी खोपड़ी फोड़ दूं। ठीक है, इसने ये कह दिया इससे कि आजा तेरी खोपड़ी सीधी तरीके से बिना ईंट मारे खोपड़ी फोड़ दूं। ठीक है, अब इनमें हुआ क्या? डिवोर्स। किसकी नौबत आई? डिवोर्स। अब इनमें क्या हुआ? डिवोर्स। डिवोर्स होने के बाद में क्या हो गए? ये वियोजित हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, पहले कैसे थे? पहले थे ये एक। कैसे थे पहले? पहले थे ये एक। फिर इसके बाद में ये दोनों कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। भाई ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, दोनों कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, तो वियोजन का मतलब ही यही है कि टूटना। वियोजन का मतलब है टूटना। इसका जो रिश्ता था, इसके रिश्ते में दरार आ गई। दरार आने के बाद रिश्ता टूट गया। ठीक है, रिश्ता टूटने के बाद में ये हो गए अलग अलग हो गए। ठीक है, अलग अलग का मतलब, वियोजन का मतलब ही ये है कि दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, या फिर एक तत्व दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है। संयोजन में जुड़ता है, वियोजन में टूटता है। ठीक है, तो वियोजन का मतलब यह है कि जब एक तत्व दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, वो कहलाता है आपका वियोजन। ठीक है, ये हो गई कहानी खत्म यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पार्ट खत्म। चार पार्ट थे भाई इसके, दो पार्ट हो गए इसके खत्म। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले इन दोनों में लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद इन दोनों ने ले लिया डिवोर्स। डिवोर्स लेने के बाद में ये दोनों हो गए अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद में यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन निकल गया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, वो कहलाती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का अब हो गया यहाँ पर पार्ट खत्म। अब बात आती है आ गई विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं? ठीक है, मेन कहानी का रोल यहाँ पर स्टार्ट होता है। मेन कहानी का रोल यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब ये दोनों हो गए अलग अलग। ठीक है, ये अलग रहने लग गए हो, है ना, ये अलग रहने लग गई। ठीक है, ये दोनों हो गए कैसे? अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर एक तीसरे बंदे की क्या होती है? एंट्री होती है। तीसरे, है ना। जैसे कि मतलब वो होता है ना, विलन होता है ना, विलन, है ना, विलन होता है ना, विलन की एंट्री होती है यहाँ पर, है ना, विलन की एंट्री होती है। विलन की एंट्री हुई। विलन की एंट्री होने के बाद में क्या किया? इसने इसको अलग कर दिया। ठीक है, ये अलग हो गया बिल्कुल। भाई विलन कैसा था? ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, स्ट्रांग था ज्यादा ही। ये कैसा था? थोड़ा सा कमजोर था। इसके पास क्या थे? 10 लाख रुपए, है ना। इसकी प्रॉपर्टी 10 लाख की थी, सिर्फ औकात ही 10 लाख की थी इसकी, तो है ना, छोड़ के तो ऑब्वियसली बात जाएगी। ठीक है, इसकी जो थी वो थी इसकी 10 करोड़ की, है ना। इसके पास थी 10 करोड़ की, 100 करोड़ की मान लो, चलो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी इसके पास। ठीक है, और भाई जो ये है ना, चोरी है। ठीक है,
भाई 10 लाख के पास थोड़ी ना टिकेगी, टिकेगी तो 100 करोड़ वाले पास, 100 करोड़ वाले के पास ही टिकेगी ना। ये इसके साथ में गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है इसके साथ में ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इस बंदे ने आकर के इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया। क्या किया, इस बंदे ने आकर के इस बंदे को अपनी जगह से विस्थापित कर दिया। तो वो कहलाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है, यही कहती है विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन की, जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है, या फिर या एक अभिक्रियाशील तत्व, या फिर एक ताकतवर तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व या फिर कमजोर तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, वो कहलाती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विस्थापन में क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ठीक है। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है या विस्थापित कर देता है, वो कहलाता है आपका क्या, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब विस्थापन अभिक्रिया क्लियर हो गई, विस्थापन अभिक्रिया क्या हुई, क्लियर हो गई। अब मेन बात आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो थी, ठीक है, ये जो कहानी के थे 3 ही पार्ट थे भाई, 3 ही पार्ट थे, चौथा ना ला रहे हम, चौथा ना ला रहे हम, ठीक है। चौथा हम पार्ट है इसमें ऐड नहीं कर रहे, इसमें चौथे ये इसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट खत्म, ठीक है। चौथा हम इसमें ऐड ही ना कर रहे, ठीक है। तो इसका जो तीसरा जो चौथी जो आपकी केमिकल रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको थोड़ा सा मैथड अलग है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, समझते हैं लेकिन डेफिनेशन देते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान मतलब जैसे कि मतलब जैसे कि मतलब 2 क्लास, जैसे इसकी भी कहानी सुनाऊं, पहले डेफिनेशन डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वो कहलाती है आपकी द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि कहीं से ईंट ला दी, कहीं से रोड़ा, भानुमति, वो एक कहावत सुनी होगी आपने, है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा छोड़ा, ठीक है। अब जैसे कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, ठीक है, हॉस्टल में के रूम पर रह रहा हूँ, और मेरे बगल वाला रूम वाला है वो भी रह रहा है। अब उसने बनाई सब्जी, उसने रोटी बनाई नहीं, मैंने बनाई रोटी, उसने मैंने सब्जी बनाई नहीं, ठीक है। तो दोनों, उसकी सब्जी और मेरी रोटी, भाई मेरी रोटी वो भी खा लेगा, उसकी सब्जी मैं भी खा लूंगा। तो वहां पर क्या हुआ, प्रदान तो हुआ है ना, खाने का क्या हो रहा, खाने का आदान प्रदान हो रहा ना, है ना। उसने रोटी नहीं बनाई तो उस रोटी की जरूरत थी, मैंने दे दी। मैंने सब्जी नहीं बनाई, मुझे सब्जी की जरूरत थी, मैंने उससे ले ली। तो वहां पर खाने का आदान प्रदान हो रहा, ऐसे ही यहाँ पर तत्वों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। क्या होता है, तत्वों का आदान प्रदान होता है, उसी तत्व के आदान प्रदान के आधार पर हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगी, है ना, आई होप आपको क्लियर होगी। और अभी हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब लास्ट है आपकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है आपकी, लास्ट वाली चल रही है आपकी 5वें नंबर की, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। इसकी यदि हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है। ऐसी
ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। इसमें उपचयन अपचयन दोनों एक साथ ही होते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं ऑक्सीकरण की, कैसे कहते हैं, ऑक्सीकरण कैसे कहते हैं, सबसे पहले ये डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण जो होता है ना, और क्या होता है, उपचयन है जो आपका उपचयन, ऑक्सीकरण उपचयन देखते हैं सबसे पहले। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में होता है आपका ऑक्सीजन की क्या होती है, O2 की क्या होती है, O2 की वृद्धि, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और H2 हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है। क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी ऑक्सीकरण में, ठीक है। वहीं पर हम उपचयन की बात करें तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की होती है कमी, ठीक है। और हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हमने सबसे पहले देखी। तो रेडॉक्स में क्या कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दो टॉपिक बातें आपके लास्ट, संक्षारण और विकृत गंधिता, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और चैप्टर करते हैं खत्म। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता के बारे में और संचारण के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं विकृत गंधिता कहते कैसे हैं। तो ऐसे तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ जिनमें लंबे समय तक खुला रखने पर वे खराब हो जाते हैं या गंध में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, वो कहलाती है आपकी विकृत गंधिता, है ना। और इसमें क्या होता है, कभी कभी फफूंद भी लग जाती है, ठीक है। आपने जैसे कि देखा होगा, ब्रेड पर फफूंद लगते हुए देखा आपने, ब्रेड पर फफूंद लग जाती है, अचार में फफूंद लग जाती है, ठीक है। तो इनको क्या करता है कि ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे वायु का संपर्क ना हो पाए, ठीक है। वायु का संपर्क होगा तभी तो ये खराब होंगे, ठीक है। तभी अचार के डिब्बे के जो ढक्कन होता है ना, उसको टाइट, एयर टाइट पैक करते हैं, ठीक है, जिसमें से वायु आर पार ना जा सके, तो ताकि अचार भी खराब ना हो, ठीक है। इसलिए उसको टाइट लगाते हैं, ठीक है। टाइट का मतलब कस के लगाते हैं, ठीक है। इसके बचाव के उपाय देखते हैं। तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना, मतलब ढक्कनों को एयर टाइट कर देना, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है ना तो बाहर जाए ना अंदर आए, ठीक है। प्रति ऑक्सीकारक करके नहीं है, इसको पैक कर देना ढंग से, ठीक है। तभी अचार के डिब्बा ऐसे पैक होकर के आते हैं। दूसरा है इन्हें वायु की अनुपस्थिति में बंद बर्तन में रखना, ठीक है, वायु की उपस्थिति में बंद बर्तन में रखना। और दूसरी बात है, प्रति ऑक्सीकारक का मतलब है कि जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर, जैसे चिप्स की पन्नी देखी आपने, चिप्स देखी होंगी, चिप्स में आती है आपकी नाइट्रोजन गैस भरी आती है, ठीक है। चिप्स की एक वैलिडिटी रहती है जिस पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट लिखा होता है, ठीक है। एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो नाइट्रोजन गैस कब तक रहेगी, ठीक है, कब तक रहेगी और कब तक उस उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है ना, वो नाइट्रोजन गैस की होती है, ना कि चिप्स की। नाइट्रोजन गैस जैसे ही समाप्त हो जाएगी, वैसी चिप्स जो होती हैं वो खराब होना स्टार्ट कर देती हैं, अर्थात खराब होने लग जाती हैं, ठीक है। इसलिए चिप्स की पन्नी में नाइट्रोजन गैस भर करके आती है, ठीक है, फिलहाल में अभी आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करते हैं संचरण के बारे में। तो ऐसी धातुएं जो खुले वातावरण में वायु व आर्द्र प्राप्त कर इनमें ऑक्सीजन इनसे इनसे अभिक्रिया कर लेती है, जिनसे इन धातुओं का क्षय होने लगता है। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि नमी के साथ में ऑक्सीजन के साथ में क्या करती है, अभिक्रिया करती है। नमी का मतलब कुछ ऐसी जगह जहाँ पर सीलन हो, या फिर कुछ ऐसी जगह यहाँ पर थोड़ा सा जल की मात्रा पाई जाती है, उसके साथ में अभिक्रिया करके नहीं है, वो किसका निर्माण करती है, जंग का निर्माण करती है। और धीरे 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 करके क्या होती है, सने सने क्षरण करती है, मतलब धीरे धीरे करके नहीं है, क्या करती है, गन्ने लगा देती है। वहीं पर हम बात करें लोहे की, तो लोहे पे धीरे धीरे करके जंग लगती है, आपको पता होगा, ठीक है। लोहे की बात करें तो लोहे पे जंग लगना, ठीक है, भूरा लाल रंग हो जाता है लोहे पर। अगर हम सिल्वर की बात करें तो चांदी जो होती है वो कैसी पड़ जाती है, आपकी काली पड़ जाती है। बचाव के उपाय की बात करें तो बचाव कैसे होगा, बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, बचाव, ठीक है, बचाव के लिए करना पड़ेगा, लोहे पर क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, पेंट करके रखना पड़ेगा, ठीक है, बचाव के लिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम अम्ल क्षार एवं लवण के ऊपर, ठीक है। तो आज
वीडियो में फिलहाल इतने। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, नहीं आया तो कमेंट में बता देना कहाँ पर प्रॉब्लम आई, ठीक है। वैसे वन शॉट लेक्चर है, वैसे आपने नहीं देखा, इनके क्या नोट्स बना करके रखने और एक बार पढ़ करके देखना, तब लेक्चर को देखना, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो भैया बैठा है, ठीक है, मुकुल भैया बैठा है, तो आगे हम डिस्कशन कर लेंगे, कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।